नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंद्रा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। मैं एक वीडियो आज ये बनाने वाला हूँ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से रिलेटेड। नी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं पेशेंट्स के दिमाग में आते हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स और सवालों को मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। अगर आपका कोई सवाल इस वीडियो को देखने के बाद रह जाता है तो प्लीज़ डू आस्क, पूछिए इन सवालों को। मेरे इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं और इस वीडियो के नीचे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इनको जवाब देने का। और आपको अगर लगता है कि ऐसे ही रिलेटेड कोई वीडियो और बनाने की ज़रूरत है तो उन्हें भी ज़रूर भेजूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमेशा रेगुलर इन वीडियोस के बारे में पता चलते रहे और आपकी हेल्थ हमेशा सही रहे। सो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में मैं बताऊंगा आज। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि बहुत लोगों को बहुत डिफरेंट नाम से ये सर्जरी के बारे में पता होता है और वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रीसरफेसिंग सर्जरी या नी के कार्टिलेज को बदलने की सर्जरी जो है ऑलमोस्ट सेम है एल्डरली पेशेंट में, मतलब बुजुर्गों में। इन तीनों ही चीज़ों का एक ही काम होता है जिसमें कि हम नी की सरफेस को बदल देते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नाम जो है वो पुराने टाइम का दिया हुआ है। आज के दिन पे अगर टेक्निकली राइट टर्म यूज़ करूँ तो नी रीसरफेसिंग सर्जरी ही से बोला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये सर्जरी होती क्या है और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। देखिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या नी रीसरफेसिंग में हम कार्टिलेज, चिकनाई के जो जगह है उनको चेंज करके मेटल के कैप से बैठा देते हैं। ये उतनी ही सिंपल प्रोसीजर है जैसे दांतों के कैप लगाते हैं। दांत खराब हो गया और आपने उसके ऊपर दांत का कैप बैठा दिया ताकि आप चबा पाए। उसी तरह नी सरफेसिंग सर्जरी में हम लोग सिर्फ कार्टिलेज के एरियाज को स्मूदन आउट करके उसकी जगह मेटल के कैप बैठा देते हैं और बीच में गद्दी बैठा देते हैं ताकि आपके कुशन्स अच्छे हो जाए। बोन टू बोन कॉन्टैक्ट होने के कारण जो पेन क्रिएट हो रहा था वो पेन कम्प्लीटली चला जाए। सो नी रिसरफेसिंग में सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ कार्टिलेज जिसमें चिकनाई बैठी हुई थी, उस जगह जहाँ पे चिकनाई खत्म हो गई थी उस चिकनाई को हमने रीसरफेस कर दिया है। सो एकदम सिंपल प्रोसीजर है, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ इसी टाइप का प्रोसीजर है। इसमें कोई बहुत बड़ा घुटने को पूरा बदलने की कोई वो नहीं होती है कि घुटना ही हमने बदल के पूरा लगा दिया। बोन बहुत सारे कट करे तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरी सर्जरी में बहुत खतरनाक कुछ होने वाला है। इवन आज के दिन पे हम लोग लिगामेंट स्पेयरिंग सर्जरीज, मतलब कि अपने लिगामेंट्स को भी बचा लेते हैं। पीसीएल स्पेयरिंग सर्जरीज या बाइक्रूशिएट रिटेनिंग सर्जरीज भी हम लोग कर रहे हैं जिसमें कि हम दोनों लिगामेंट भी छोड़ देते हैं पेशेंट के अगर लिगामेंट्स अच्छे हैं। तो इसलिए इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक सवाल आता है कि ये कौन सी कंडीशन है जिनमें कि हमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। नी रिप्लेसमेंट सबसे कॉमनली जो इंडिया में सर्जरीज होती है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर या अर्ली एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर। ठीक है, एज रिलेटेड जैसे बुजुर्गों की उम्र बढ़ती जाती है, हमारे सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे ही कार्टिलेज की चिकनाई भी कम होती हुई चली जाती है। सो सबसे कॉमनली किया जाता है इसी लोगों के लिए जिनकी एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हम बोलते हैं। कुछ लोगों का ये आर्थराइटिस जो है इंजरी इंड्यूस्ड होता है, जैसे कि आपको घुटने में कोई यंग एज में चोट लगी जिसके कारण फ्रैक्चर हुआ या कार्टिलेज का डैमेज हुआ या लिगामेंट का डैमेज हुआ, जिसमें सर्जरी हुई या नहीं हुई, अल्टीमेटली ये घुटना जल्दी घिस गया। तो उन केसेस में अभी हम इसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को करते हैं। इसके अलावा जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे बहुत सारे आर्थराइटिस है जिनमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के कारण चिकनाई जो है वो ख़राब हो जाती है और बहुत समय इनका ट्रीटमेंट जो है टाइमली ना लेने के कारण भी चिकनाई ख़राब होती है। तो उनमें भी इन सर्जरीज को किया जाता है। अब बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि सर कौन से एज ग्रुप है जिसमें कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हमें करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई एज ग्रुप डिफाइंड नहीं है। अगर आपकी चिकनाई इतनी ख़राब हो गई है कि आप चल नहीं पा रहे हैं, सोचिए रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट 20, 25, 30 साल का है जिसके घुटने इतने ख़राब है कि ना उसको बेंड कर सकता है, ना उसको मोड़ सकता है, ना सीधा कर सकता है, चलने में डिफ़िकल्टी है। ऐसे पेशेंट्स में यंग एज में भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करी जाती है। आइडियल एज क्या है अगर मुझे पूछे ऑस्टियोआर्थराइटिस का, सबसे आइडियल एज मैं बोलता हूँ कि 55 एंड 60 ईयर्स, जिसमें कि आपके घुटने पूरे घिस गए और आपका चलना फिरना कम हो गया है। ये एज इसलिए अच्छी है क्योंकि ये नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट जो है वो 30 से 35 साल चलता है। तो अगर आपने 55-60 की एज में किया है तो 30 से 35 साल ये लास्ट करेगा। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि सर हमारे एक्सरेज में बहुत ख़राब हालत है या एमआरआई पे कार्टिलेज की बहुत ख़राब हालत है, हमें दर्द नहीं है, क्या हमें सर्जरी करानी चाहिए। देखिए, सर्जरी कराना है या नहीं कराना है उसका डिसीजन बहुत सिंपल है। मैं आपको
अपने क्राइटेरिया को बता देता हूँ। अगर आपको घुटने में इतना दर्द है कि आपको डेली पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ रही है, हफ्ते में 3-4 दिन से ज़्यादा पेन की मेडिसिन लेनी पड़ रही है, किसी भी तरह का पेन किलर लेना पड़ रहा है, तो उनके साइड इफ़ेक्ट है, जैसे हार्ट में, किडनी में, लिवर में उनके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो मुझे लगता है कि आप सर्जरी को जल्दी करा लें। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पेन किलर नहीं खाते हैं मगर आपने अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर लिया है, जैसे कि पहले मैं 4-5 किलोमीटर चलने जाता था, क्योंकि अभी मुझे दर्द होता है इसलिए मैं चलना कम कर दिया है। पहले मैं 4 किलोमीटर चलता था, अभी मैं 1-2 किलोमीटर चलता हूँ। धीरे धीरे मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। धीरे धीरे मैं इवन घर के अंदर भी चलने के लिए सोचता हूँ, तो ये सर्जरी का इंडिकेशन है। या मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को इतना कर्टेल कर लिया कि मैं सोशल गैदरिंग्स पे, मेरे को घर वाले बोलते हैं कि शादी पे जाना है और मैं सोचता हूँ कि शादी पे जाने में बहुत दर्द होगा इसलिए नहीं जाऊँगा, या मैं अपने बच्चों के साथ मॉल में जाने के लिए जाना चाहता हूँ मगर दर्द बहुत होगा, इस डर से मैं नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि आप अपनी एक्टिविटीज़ कम करते हुए जा रहे हो तो ये राइट नहीं है। पेन किलर लेना, पेन किलर लेके एक्टिविटी करना वो भी हार्मफुल है, और एक्टिविटी बिल्कुल ना करना वो भी हार्मफुल है। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी का टायर घिस गया है, डेली पंचर लगा लगा के आप नहीं इसे चला सकते हो, आपको टायर को बदलने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप टायर घिस गया है बोल के गाड़ी चलाना बंद कर दोगे तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो उसी तरह अगर हमने चलना फिरना बंद कर दिया तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स है जो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए चलना ज़रूरी है। ठीक है। सो ये 2 इंडिकेशंस है जो मेनली मैं डिसाइड करता हूँ सर्जरी कराने के लिए। इट इज़ नॉट ऑन एक्सरेज, एक्सरे ख़राब है या MRI ख़राब है तो सर्जरी नहीं करते, या एक्सरे अच्छे है या MRI अच्छे, बट पेशेंट अगर चलना फिरना नहीं कर पा रहे तो वो हमारा इंडिकेशन फॉर सर्जरी होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के दिमाग में डर होता है कि ये इम्प्लांट कितने साल चलेगा। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 60 या 70 की उम्र में पहुँच गया और उन्होंने कहीं पे सुना है कि ये 5-10 साल 15 साल ही चलता है, इसलिए मैं नी रिप्लेसमेंट नहीं करा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट जो है, इम्प्लांट जो है, उनकी किसी भी अच्छी कंपनी के इम्प्लांट जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, जिमर, स्ट्राइकर, स्मिथ एंड नेफ्यू, इनके 30-30, 35-35 साल की सर्वाइवरशिप करीब 90%, 95% है ऑल ओवर वर्ल्ड में। मतलब कि आपने अगर आज सर्जरी करी है तो 30 से 35 साल वो बच रहे हैं 90-95% केसेस में। सो अगर देखा जाए तो अगर किसी ने 55-60 की साल में उम्र की सर्जरी कराई है तो ये एंड ऑफ द लाइफ तक ये रिप्लेसमेंट इम्प्लांट चलने वाला है। मगर इसमें एक डिस्क्लेमर ये है कि आपको अपने बोन को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। बोन कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगी और बोन स्ट्रॉन्ग रखना क्यों ज़रूरी है? सोचिए मैंने एक मेटल का इम्प्लांट लगाया है अपने बोन्स के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए एक लकड़ी के ऊपर मैंने एक बहुत हैवी हैंडल लगाया, मगर लकड़ी ही नरम हो गई तो हैंडल निकल सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर रहेगा तो इम्प्लांट जितना भी अच्छा लगाओ, जितनी भी अच्छी कंपनी का लगाओ, जितने भी अच्छे सर्जन ने लगाया तो वो निकल सकता है। वो ना निकले इसलिए हमें एक्टिविटीज़ को रेगुलर करने की ज़रूरत है। वॉकिंग एक एक्टिविटी है, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज है जिनसे बोन स्ट्रॉन्ग रहती है। तो अगर हमें इम्प्लांट को 30 साल चलाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि बोन स्ट्रेंथ पे हम ध्यान दें। अगर बोन स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे, बोन स्ट्रांग होगी तो अपने आप ही इम्प्लांट 30 साल चलने वाला है। दूसरा एक और सवाल पेशेंट बहुत सारे पूछते हैं कि सर मेरे एक में ज़्यादा दर्द है, दूसरे घुटने में कम दर्द है, क्या मुझे एक की सर्जरी पहले करानी चाहिए और दूसरे की बाद में? तो मैं आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपकी एज 55-60 हो गई तो दोनों सर्जरीज को यूजुअली एक साथ कराना बहुत अच्छा है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक सर्जरी अगर मैं कराता हूँ, रीज़न मैं बताता हूँ, घुटने घिसने के साथ पैर टेढ़े भी हो जाते हैं। अगर मेरा एक पैर ज़्यादा टेढ़ा है, एक कम टेढ़ा है, मगर टेढ़ा है और प्रॉब्लम करता है और मैंने एक की सर्जरी करी तो वो लंबा हो जाएगा। ठीक है। उसको बचाने के लिए हम दोनों को अगर एक साथ सर्जरी करें तो दोनों पैर बराबर होंगे, जिससे चलने में दिक्कत नहीं होगी और मेरे कमर पे ओवरलोड नहीं होगा। कमर के ओवरलोड को बचाने के लिए दोनों सर्जरीज को एक साथ कराना बेटर है। बहुत सारे पेशेंट एज के साथ कमर पे भी उनके लंबर लिस्थेसिस या लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो रहा होता है पेशेंट्स को, इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपके दोनों पैरों में डिफेक्ट है तो दोनों सर्जरीज को एक साथ कराने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिकली फिट है, अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो आपको ये समझना है कि लंबा छोटा डेफिनेटली होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे शू रेस लगा के पैर को ऊँचा उठा देते हैं। एक और चीज़ मेरे को लगता है कि अगर मुझे दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है और मुझे दोनों को ठीक कराना है तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स रहती है। एक सर्जरी कराने और 2 सर्जरी कराने में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। मतलब कि सोचिए मैंने आज एक सर्जरी कराई है और 6 महीने बाद एक और करा रही हूँ, तो रिकवरी में उतना ही टाइम लगता है जितना मैंने आज दोनों को एक साथ कराने में है।
सो मुझे भी लगता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम्स है, दोनों को साथ में कराने में, दोनों को साथ में एक साथ ठीक किया जा सकता है। अलग अलग स्टेज पे ना करा के एक ही बार में ठीक कर सकते हैं अगर मेडिकली फिट है पेशेंट। बहुत रेयरली ऐसा पेशेंट आता है जिसके एक घुटने में नी में इंजरी यंग टाइम में हुई हो, तो एक एकदम ख़राब हो गया और एक एकदम अच्छा है। उन केसेस में हम लोग डेफिनेटली यस, एक 1 by 1 भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल आता है कि पेशेंट्स का कि क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद मैं अपनी एक्टिविटीज़ पे वापस जा सकता हूँ? जी हाँ, आप पूरी तरह से अपनी सारी एक्टिविटीज़ पे वापस जा सकते हैं। रनिंग, जॉगिंग, नीचे स्क्वाट करना, क्रॉस लेग सिटिंग करना, नीलिंग करना, लोअर एरिया पे बैठना, शादी में जाना, डांस करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ना जैसे कि ट्रेन या बस में दौड़ के चढ़ना, हाइकिंग पे जाना, स्विमिंग करना, सारी चीज़ें पॉसिबल है नी रिप्लेसमेंट के बाद, अगर आपने फिजियोथेरेपी अच्छे से की है और आपके डॉक्टर ने आपको इसके बारे में पूरी तरह से गाइड किया है। बोन स्ट्रांग होगी तो सारी एक्टिविटीज़ की जा सकती है। एक और सवाल पेशेंट्स पूछते हैं, हम कितनी जल्दी अपने ऑफिस के काम में वापस जा सकते हैं? मुझे लगता है कि आज के दिन पे जितनी प्रिसिशन सर्जरीज चल रही है, नी रिप्लेसमेंट के बाद सेम डे पे हम लोग स्टैंडिंग कराते हैं, अगले दिन हम लोग चलाना शुरू करते हैं, उसके अगले दिन पेशेंट घर जा सकते हैं। मतलब 2 ही दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है। वॉकर, स्टिक और नो स्टिक डिपेंड करता है पेशेंट ने एक्सरसाइजेस कितनी की है। बहुत सारे पेशेंट बिना वॉकर के डे 1 से ही चलना शुरू कर देते हैं टू ए पॉइंट। कुछ लोग स्टिक के साथ चल देते हैं, कुछ लोग वॉकर के साथ चलते हैं। हफ्ते 10 दिन में वॉकर स्टिक हट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर एक्सरसाइजेस आप कर रहे हैं। 15 दिन पे आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। सर्जरी के चौथे 5वें दिन पे आपने चाय कॉफ़ी खुद बना सकते हैं, खाना खुद लेके खा सकते हैं, पानी पीने के लिए उठ के जा सकते हैं, वॉकिंग करना शुरू कर सकते हैं, बाथरूम, वॉशरूम, सारी एक्टिविटीज़ हम विदिन 2 days हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देके भिजवाते हैं। सीढ़ी चढ़ना उतरने के लिए भी पेशेंट्स पूछते हैं कि मैं कब से कर सकता हूँ? सीढ़ी चढ़ना उतरना दूसरे तीसरे दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे जाइए, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है। कुछ लोग फास्ट करते हैं, कुछ लोग स्लो करते हैं। जैसे हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो सारे पेशेंट भी एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग एक्सरसाइज बहुत करके आते हैं, एक्सरसाइज करके मसल टोन होती है, वो लोग बहुत अच्छा करते हैं। कुछ लोग मेंटली बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद सर्जरी कराते हैं, प्रिपरेशन कम रहती है तो उनकी रिकवरी में टाइम लग सकता है। एवरेज टाइम 15-20 दिन से महीने भर के अंदर आप अपने ऑफिस के काम में वापस जा सकते हैं, तो इसके लिए घबराए ना। सर्जरी के बाद आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना की ज़रूरत है? आपको एक तो एक्सरसाइजेस पे बहुत ध्यान देना है, एक्सरसाइजेस करने से फास्टर रिकवरी होती है। दूसरा, पैरों में सूजन स्वेलिंग ना आए इसलिए DVT स्टॉकिंग्स रेगुलर पहननी चाहिए और वो 6 हफ्ते से 6 महीने तक आप पहन सकते हैं ताकि पैरों में क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। अगर आप एक्टिविटीज़ अच्छी कर रहे हैं, चलना फिरना अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पैरों में स्वेलिंग कम आती है। अगर आप बेड रिडन रहते हैं तो स्वेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा है। एक और सवाल पेशेंट्स बहुत सारे पूछते हैं मुझे कि सर बेड रेस्ट कितना है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट एकमात्र सर्जरी है ऐसी जिसमें बेड रेस्ट नहीं है। अगर आपने बेड रेस्ट करना है तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हमें रोकना है तो मुझे लगता है पैरों में क्लॉट बनने को रोकना है तो वॉकिंग ज़रूरी है। सर्जरी के बाद ही वॉक करना शुरू करें, घर के अंदर ही सही, और करना शुरू करें। एक्टिविटीज़ को कर्टेल ना करें, बहुत ज़्यादा हेल्प ना मांगे। जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, बहुत लोगों कि हर एक चीज़, जैसे पेशेंट पानी भी मांगता है तो उसको हाथ के पास ला के देते हैं, दवाइयों के लिए भी और हर एक चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि खुद एक्टिविटीज़ अगर हम करते हैं ज़्यादा तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो एक्टिविटीज़ पोस्ट सर्जरी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। बेड रेस्ट ऐसा मेजर कोई बेड रेस्ट नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स का एक और सवाल होता है कि मैं अपने घर के सारे काम निपटा के, बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं उनको ठीक करके उसके बाद सर्जरी कराऊंगे। उनके लिए मेरा मैसेज है, देखिए लाइफ में ऐसा कभी टाइम नहीं आने वाला है जिसमें कि आपके सारे एंगेजमेंट्स गायब हो जाए, आपके घर में किसी के एग्ज़ाम ना हो और आपके घर में किसी की शादी ना हो, किसी की फंक्शन ना हो, ऐसा कभी नहीं आने वाला है। कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। आपको सिर्फ 15 से 20 दिन अपने लिए निकालने हैं कि मैं सर्जरी करा के फिट होके वापस आऊँ। आप वही एक्टिविटीज़ सारी एंजॉय कर पाएंगे जो एक्टिविटीज़ में आप अभी दुखी कर रहे हैं, या आप उसमें हो सकते हैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। और बहुत सारे लोगों का एक और सवाल होता है कि मेरे बच्चे लोग बाहर रहते हैं, वो लोग छुट्टी लेके आएंगे तभी मैं सर्जरी करा पाऊँगी, उनके जब छुट्टियाँ होंगी तभी सर्जरी कराऊँगी। तो देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अपनी सर्जरी में अकेले आते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती और अकेले ही सर्जरी करा के जा सकते हैं। सारी एक्टिविटीज़ खुद करा सकते हैं। हेल्प के लिए घर में एक मेड होने से भी सफिशिएंट होता है।
कोई बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जितना आप ये दिमाग में रखोगे मुझे बहुत हेल्प की ज़रूरत होने वाली है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नी रिप्लेसमेंट का टैबू जो है दिमाग से हटा दीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प या बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि ये माइंड सेट है जो कि बहुत लोगों के दिमाग में घुस गया है कि मैं बहुत सारा हेल्प की ज़रूरत होगी, बहुत पेन होगा, बहुत परेशानी होने वाली है। इसी के कारण बहुत सारे पेशेंट्स जो है नी रिप्लेसमेंट से डर के मारे, डर से और ज़्यादा स्लो हो जाती है रिकवरी। सो इसलिए डरिए ना, अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, नी रिप्लेसमेंट से पहले अगर आप वेटिंग टाइम में, तो ऐसे लोगों से ज़रूर मिलिए जिन लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है और बहुत सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पॉजिटिव रहिए। पेशेंट से मिलना इसलिए ज़रूरी है कि पॉजिटिव पेशेंट को आप देखेंगे तो देखेंगे कि वो आपको 100 रीज़न बताएंगे सर्जरी के बाद मैंने ये किया, मेरा फास्टर रिकवरी हुई। और कभी भी ख़राब पेशेंट से ना मिले, क्योंकि मैं ये एग्जांपल सब पेशेंट्स को देता हूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप पिछले साल के फेल होने वाले लोगों से मिलोगे तो 50 रीज़न देंगे फेल होने के। बट टॉपर से मिलना इसलिए ज़रूरी है कि टॉपर आपको पॉजिटिव मोटिवेशन देगा और अच्छे रिजल्ट्स के बारे में बताएगा। सो टॉपर से ज़रूर मिलिए। मुझे लगता है इसके बाद भी बहुत सारे सवाल होंगे जो आपको दिमाग में आ रहे होंगे, ज़रूर पूछें, मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा उनका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।